क्या करवा रहे थे भाई? फंडामेंटल राइट्स करवा रहे थे। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? मौलिक अधिकार होते हैं, उनसे हमें कोई भी नहीं छीन सकता। कोई भी का मतलब कोई भी, चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट को और क्या कहते हैं भाई? पंचायती राज, ठीक है। समझ में आया? अब बताओ मुझे ऑर्गन्स ऑफ दी गवर्नमेंट। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव ब्रांच और जुडिशरी। कौन कौन? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इसको क्या बोलते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सब क्या होते हैं? ऑर्गन्स ऑफ दी गवर्नमेंट या फिर सरकार के अंग। कितने अंग? तीन अंग। क्या सरकार एक तरह की होती है? कितनी तरह की होती है? उसको 3 ईयर्स में बांटा गया हुआ, डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी? स्टेट, सेंट्रल और लोकल। गॉट इट? अब आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स पे। फंडामेंटल राइट्स आई हैव, हम सबने कर लिए थे, वी हैव डन देम। अब बताओ मुझे कि कहाँ से कहाँ तक, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल में है? 14 से 18। कहाँ से कहाँ तक? 14 से 18 तक हमारे क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स है कहाँ पर? आर्टिकल्स में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अब बताओ 14 में क्या था? सब समान है। किस किसने कहा था? ब्रिटेन और अमेरिका। किसको ज्यादा फॉलो किया गया? अमेरिका। क्यों फॉलो किया गया उसको? क्योंकि उसमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। ब्रिटेन को कितना फॉलो किया गया? 20%। वेरी गुड। 15 में क्या कहा गया? गवर्नमेंट सबको इक्वल, क्या कहा गया? गवर्नमेंट इन पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन मतलब तो जनता है और सरकार है। वो क्या है कि वहाँ पे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, वंश के नाम पे, इन सब के नाम पे कोई भी किसी भी तरह की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं, मीन्स कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज 16 में क्या कहा गया है? कि सबको की जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे नहीं मिलेगा, जाति के आधार पे सबको क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा। आरक्षण मीन्स सपोर्ट मिलेगी गवर्नमेंट से। क्या मिलेगा? सपोर्ट। अच्छा, नेक्स्ट अनटचेबिलिटी में क्या है? अछूत, मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई छोटी जाति का है, बड़ी जाति का है, क्या नहीं है। और हमने इसको इतना अच्छा सा एग्जांपल दिया था। क्या एग्जांपल दिया था? भीमराव अम्बेडकर का और स्कूल का। स्कूल में सब कास्ट के, सब धर्म के लोग आते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। होता है? नहीं होता। होता है? तुम्हारा बॉयज स्कूल है, तुम्हारा गर्ल्स स्कूल है, होता है हमारा कोई डिस्क्रिमिनेशन? नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 18 पे। क्या होता है वहाँ पे? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। क्या है कि भाई उपाधियों का उपाधि कोई यूज नहीं कर सकता। जस्ट लाइक महाराज, दुबे, नाइटहुड, सुल्तान वगैरह, राजा, इन सब को यूज नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमारे पास में हमने एजुकेशन का रखी हुई है, हमने MBBS का रखा हुआ है, हमने लॉ पर रखा हुआ है, हम इंस्पेक्टर, तो हम उसको यूज कर सकते हैं, बट नॉट एज अ सरनेम। समझ में आया? ये क्या होते हैं हमारे? अच्छे लगे फंडामेंटल राइट्स? अच्छे लगे कि नहीं? तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? मौलिक अधिकार होते हैं। क्या होते हैं? मौलिक अधिकार, जिनको कोई नहीं छीन सकता। नेक्स्ट आते हैं। दिस सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज ऑफन बीन रिफर्ड टू एज द कंसेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जब अंग्रेजों का राज था तब क्या था? क्या हमारे मौलिक अधिकार थे? सुरक्षित थे? वो अपने चलाते थे, वो अपनी मनमानी करते थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। कॉलोनियल रूल्स क्रिएटेड अ सर्टेन सस्पिशन ऑफ द स्टेट इन द माइंड्स ऑफ द नेशनलिस्ट एंड दे वांटेड टू एंश्योर दैट अ सेट ऑफ रिटन राइट्स, मतलब जो रिटन राइट्स है, मतलब जो लिखे हुए हैं। अब मैंने तुम्हें कुछ बोल दिया, जैसे कि तुम्हें बोलती हूँ कि भाई जो टाइम से लेट आएगा तो मैं बोलूँगी कि तुम घर जाओ वापस। ये कोई रिटर्न में प्रावधान नहीं है, जैसा तुम फॉलो नहीं करते हो। इसको करते हो? तुम फॉलो करते हो? जब मर्जी चाहा तब आ गए, है ना? है ना? टेबल क्या बास्केटबॉल से जब तुम्हें फ्री होते हो तो आ जाते हो यहाँ पे, चलो जी आ गए। कभी 10 बजे, कभी 10:30 बजे, मन किया तो 9:30 बजे भी आ जाते, नहीं है ना? तो क्यों आ जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई रिटर्न रूल नहीं है। तो क्या है, जो कोई पावर में है
मौलिक अधिकारों में देखो इसका मतलब है कि जो रिटर्न में दिए गए हुए हैं हमारे मौलिक अधिकार, उनमें उनका कोई मिसयूज नहीं कर सकता अपनी पावर के थ्रू। एमएलए हो गया, कोई सी भी मीन्स कोई सा भी ऑर्गन हो गया चाहे हमारे गवर्नमेंट का, तो कोई भी उसका मिसयूज नहीं कर सकता, कोई भी उसका मिसयूज नहीं कर सकता, कोई भी उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे मौलिक अधिकार है, वो किसी ने हमें प्रोवाइड नहीं किए, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। वो इतने सारे जो जैसे जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स थे 300+, उन्होंने हमें दिए हैं, ठीक है, क्योंकि वो उस चीज से गुजर चुके थे उस टाइम पे। छोड़ो उसको, आगे आते हैं। फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। देखो जो हमें स्टेट से पावर मिली है, ठीक है, जो स्टेट से पावर मिली है और जो सिटीजन्स को मिली, मतलब सिटीजन्स को मिली है, तो किस लिए मिली है? जो स्टेट से पावर मिली है सिटीजन्स को, मींस मौलिक अधिकार मिले हैं, तो किस लिए मिले हैं? ताकि वो अपने आप को उससे प्रोटेक्ट कर सके। किस लिए मिली है? ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। द कॉन्स्टिट्यूशन दस guarantees the rights of individual against the state as well as against other individual। देखो कोई भी इंसान कोई नई चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, जैसे कि भाई हमने ये रूल लागू कर दिया, जस्ट लाइक मैं बार बार उसी का एग्जांपल लेती हूँ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के बंदों को कुछ भी नहीं कहते थे, लेकिन थर्ड स्टेट के पर्सन से वो क्या लेते थे? टैक्स लेते थे। तो ऐसा उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था उस चीज से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकते, कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, जबरदस्ती से कोई भी चीज इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते और उसको हमें फॉलो करने के लिए नहीं बोल सकता, कोई भी फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। वो कहे कि हमें कोई मतलब नहीं है, किसी को प्रॉब्लम हो या ना हो। अब वहाँ पे क्या था, राजा के जो अपने शौक है, इतना बड़ा महल था उसका, उसमें नौकर चाकर थे, माली थे, ये सब थे, उनको कम नहीं किया और जनता के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। तो उसने कहा कि मुझे क्या फर्क पड़ता है। सेकंड स्टेट वालों ने कहा कि हमें क्या फर्क पड़ता है, फर्स्ट स्टेट वालों ने कहा हमें क्या फर्क पड़ता है, बढ़ाओ टैक्स, हमें क्या देना है, ठीक है। तो ऐसा राजा नहीं, यहाँ पे जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, कोई सी भी जो गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, कोई भी इस तरह से कोई भी मतलब जबरदस्ती हमारे ऊपर कोई भी चीज लागू नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। मोरेओवर द वेरियस, इसमें कहा गया है कि कोई सरकार है और किस तरह से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, ठीक है, चाहे वो सरकार है चाहे वो सरकार नहीं है। जैसे कि सरकार हमें कहे कि जी ये करो, तो सरकार हमारे ऊपर दबाव नहीं डाल सकती, लेकिन सरकार के अगर जो कोई सरकार में नहीं है, जस्ट लाइक टाटा, अंबानी, ठीक है, ये सब भी हमारे को किसी चीज के लिए जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते कि जी तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, वो फोर्सेबल नहीं है। हम आजाद हिंदुस्तान के अंदर है, हम आजादी से जीते हैं, हमारे सारे जो एक दायरे में रह के हम अपने जो सारे काम है वो कर सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। हाँ, नेक्स्ट आते हैं। मोरेओवर द वेरियस माइनॉरिटी की बात भी इसमें करी गई है, ठीक है। तो क्या है कि जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी दो तरीके से होती है। पहली होती है पॉपुलेशन के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे जैन धर्म के लोग बहुत कम मिलेंगे, ठीक है, जैन धर्म के लोग क्या होते हैं? माइनॉरिटी में। तो जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी को के ऊपर प्रेशर नहीं कर सकती, ठीक है, जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी के ऊपर प्रेशर नहीं कर सकती। और दूसरा उनको प्रावधान है कि उनको सिक्योर किया जाए, मतलब जो मेजोरिटी है उसके लिए उसके सेफ्टी के लिए कोई प्रावधान ऐसा नहीं है प्रावधान, लेकिन जो ये माइनॉरिटी में है उनके लिए है कि उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि वो क्या है? माइनॉरिटी में है। वैसे ही लैंग्वेज के आधार पे होते हैं माइनॉरिटी में, जिस तरह से बंगाली जो होती है वो बहुत कम लोग बोलते हैं। अब दिल्ली में मान लो, दिल्ली में बंगाली बहुत कम बोली जाती है, क्या बोलते हैं? ज़्यादातर हिंदी और बिहारी भाषा बोलते हैं, ठीक है। पंजाबी लोग भी हिंदी ही बोलते हैं बेटा, ठीक है, सिंधी लोग भी हिंदी यूज करते हैं, लेकिन बंगाली बहुत कम यूज करते हैं। तो जो बंगाली लैंग्वेज है, लैंग्वेज अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है? माइनॉरिटी है। किसकी माइनॉरिटी है? बंगाली की। तो दो तरीके से होती है, किस तरीके से? लैंग्वेज के आधार पर और पॉपुलेशन के हिसाब से। दो तरीके से क्या होती है? माइनॉरिटी होती है। क्या होती है? माइनॉरिटी होती है। तो क्या करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रावधान है कि जो माइनॉरिटी के बंदे हैं उनको हम प्रोटेक्ट करें, उनको सेव करें,
ये उनको सेफ रखे। ये नहीं कि जो मेजोरिटी है वो उसके ऊपर हावी हो जाएंगे, हाँ जी हम ही है, बस तुम तादाद में कम हो तो हम तुम्हारे ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ भी मेजोरिटी वाले ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो हाँ जी देखो अभी बताया माइनॉरिटी को क्या करते हैं। माइनॉरिटी के लिए ये है कि भाई जहाँ पे माइनॉरिटी है लैंग्वेज के आधार पे या फिर पॉपुलेशन के आधार पे, वहाँ पे क्या है कि उनके इंटरेस्ट को सेफ रखा जा सकता है, लेकिन मेजोरिटी के लिए ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर आल्सो गारंटीज द राइट्स ऑफ मेजोरिटी अगेंस्ट द मेजोरिटी, मतलब उनको माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजोरिटी, लेकिन मेजोरिटी के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि अगर कोई माइनॉरिटी में है और वो मेजोरिटी के ऊपर कोई दबाव डालेगा तो कोई एक्शन नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब प्रावधान है, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई एज डॉक्टर अम्बेडकर हैड सेड, जैसे कि इन्होंने कहा है फंडामेंटल राइट्स के अंदर कि वहाँ पर टू फोल्ड होते हैं। फर्स्ट होता है द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन द पोजीशन टू क्लेम दोज राइट्स, कि वो अपने जो उसके राइट्स हैं उनके बिना पे वो कोई क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई उनके राइट जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं किसी भी सिटीजन के और कोई उनको प्रॉब्लम में डाल रहा है तो उसके क्या हो सकता है, क्लेम कर सकते हैं। सेकंड क्या दिया, एंड सेकंडली दिस मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज गॉट द पावर टू मेक लॉज, और जो ठीक है सभी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों को क्लेम कर सकते हैं। और इस पोजीशन को देखने के लिए जिस तरह से मतलब कोई जैसे कि कोई एमएलए है किसी के ऊपर किसी चीज का दबाव डाल रहा है तो नहीं डाल सकता, ठीक है। जैसे कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं 25 मई को, तो क्या हो सकता है 25 मई को कोई भी ये नहीं बोलता तुम इसको ही वोट दोगे, चाहे कोई प्रधानमंत्री आके तुम्हें बोल रहा है, नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता, कोई हमारे ऊपर प्रेशर नहीं कर सकता, हम प्रेशराइज नहीं हो सकते। तो ये सारी चीजें बाइंडिंग करना पड़ेगा, कोई मौलिक अधिकार है उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। कोई मौलिक अधिकार नहीं, जो जैसे कि कोई मौलिक अधिकार नहीं है तो हम ये नहीं है कि भाई मौलिक अधिकार है या मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन कोई हमारे ऊपर जबरदस्ती से कोई भी चीज को प्रेशराइज नहीं कर सकता, ठीक है। जो भी नागरिक है उनकी ऐसी सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि वे अपने मौलिक अधिकारों के बारे में बात कर सके कि भाई तुम हमारे लिए ये गलत कह रहे हो, हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है 70% बंदों को पता ही नहीं है कि मौलिक अधिकार होते क्या है, उनको पता ही नहीं है कि मौलिक अधिकार बोलते किसको है, उनके अंदर आता कौन कौन है। क्या आता है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सपोर्टेशन, जबरदस्ती बच्चों से काम नहीं कर सकता है कोई, और राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन, कि हम जिस धर्म को चाहे उस धर्म को अपना सकते हैं। देखो बुर्का पहन सकते हैं, जैसे इस्लाम धर्म में करते हैं, बुर्का पहन के घूमते हैं, वैसे ही नंगे घूम सकते हैं जैसे जैन धर्म में घूमते हैं, ठीक है। जैन धर्म में घूमते हैं ना तो वैसे नंगे घूम सकते हैं, दाढ़ी को इतनी बड़ी बड़ी कर सकते हैं, इतनी बड़ी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं बोल सकता। मूंछों को इतना बड़ा कर सकते हैं, बालों को इतना बड़ा कर सकते हैं, बिना नहाए रह सकते हैं, हमारी मर्जी, तो हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता। हम जिस चाहे उस धर्म को मान सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं, जो चाहे वह बोल सकते हैं, बाकायदा उससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अगर जस्ट लाइक कि यहाँ पे कोई ऐसा धर्म है जिसकी लैंग्वेज यहाँ पे नहीं बोली जाती, ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपना अलग से एक ब्रांच खोलो, उसका तुम्हें खर्चा भी सरकार देगी, ब्रांच खोलो उसमें अपने धर्म के बच्चों को पढ़ाओ, तो एजुकेशनल सिस्टम भी उसके अंदर इंक्लूडेड है, ओके। नेक्स्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब रेमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब जितने अधिकार दिए गए हैं उनकी रेमेडी, कि भाई उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए भी एक अलग से प्रावधान है। कितना अच्छा है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कितना अच्छा है ना, मस्त। चलो जी आगे चलते हैं। इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यह क्वेश्चन जरूर आएगा
DPSP की फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको याद रखना, ठीक है। इसकी आ जाएगी तुम्हारे पास में फुल फॉर्म क्या है इसकी बताओ, ठीक है। तो क्या है, आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन में अपने कॉन्स्टिट्यूशन के इंक्लूड, मतलब जो आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ इंक्लूड किया गया है इधर उधर से लेके, जैसे हमने फ्रांस से लिया है वैसे ही सबने एक दूसरे से ले लेके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट किए हैं बहुत सारी चीजें, ठीक है। द सेक्शन वाज डिजाइन बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स थे, प्लीज मार्कर, छोड़ो, ठीक है। तो इसमें कहा गया है the section was designed by the members of the constituent assembly to ensure greater social and economic efforts and serve as a guide to the independent Indian state institute law and policies that help in the poverty of the masses। इसका मतलब है कि गरीब की मौलिक अधिकार जो है वो पूरी तरह से इनफोर्सेबल है, उनको हम फोर्स नहीं कर सकते। जैसे अभी इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है? 1.40 मिलियन है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 1.40 मिलियन बिलियन। ओके, तो क्या है इसमें कि पढ़े लिखे भी हैं इसमें 80%, हम मान लेते हैं कि 50% पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अब देखो, अगर सारे के सारे आ जाए, हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास डिग्री है और गवर्नमेंट से कहे जॉब दो, क्या हम उनको इन्फोर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पब्लिक गवर्नमेंट के ऊपर दबाव नहीं डाल सकती, ठीक है, कि भाई हमें नौकरी दो। जैसे पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट से ये नहीं कह सकती कि भाई हमें राशन दो, जब उनका मन करेगा देंगे, नहीं मन करेगा नहीं देंगे। पब्लिक ये नहीं कह सकती कि हमारे यहाँ पे स्कूल खोलो, ठीक है। तो क्या है, ये इम्फोर्सिबल है कि वहां पे हम इन्फोर्स नहीं कर सकते। अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो कोर्ट पहुंच सकते हैं। देखो, जिस तरह से हम उनको नहीं बोल सकते, इस तरह से ही वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोल सकते सरकार, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, अगर कोई कुछ कहेगा हमारे मौलिक अधिकार को छेड़छाड़ कर रहा है, सीधा पहुंच जाओ सुप्रीम कोर्ट। हालांकि वहाँ भी बहुत सारे केस ऑलरेडी चल रहे हैं, वो एक अलग बात है। हाई कोर्ट देखो, कानून क्या होता है, कानून अंधा होता है, उसकी आंखों में देखा उसमें काली पट्टी बंधी हुई होती है, उसकी नजरों में सब समान है, उसकी नजरों में सब समान है। अगर किसी ने हीरा चुराया है तो वो भी चोर है, और किसी ने खीरा चुराया है तो वो भी चोर है। चोर का मतलब चोर, ठीक है। अब उनको पता है जो जज होते हैं, भाई जज का मतलब क्या होता है कि जज कर लेना सामने वाले बंदे को कि ये क्या है। जैसे कि जिसको भाई प्रैक्टिस हुई रखी होती है तो उसको पता होता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ओके। तो वैसे ही उनको पता चल जाता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन फिर भी क्या मांगते हैं? सबूत चाहिए, सबूत के हिसाब से। तो क्या होता है, कानून अंधा होता है, उसको सबूत चाहिए होता है, और सबूत नहीं मिलते हैं, सबूत नहीं मिलते हैं। इसके चक्कर में बहुत सारे केसेस क्या है, पड़े हुए हैं, पेंडिंग पड़े हुए। इंसान मर गया लेकिन आज तक केस जो किया हुआ था वो क्लियर नहीं हुआ कि भाई उसका क्या लास्ट डिसीजन क्या होगा, कुछ भी नहीं पता। चलो जी, तो देखो, दिस सेक्शन वाज साइन बाय द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने के मेंबर्स ने हमारे लिए जो प्रावधान बनाए थे, जो फंडामेंटल राइट्स बनाए थे, उनके ऊपर कोई भी किसी भी तरह से प्रेशराइज नहीं कर सकता, उनके ऊपर इन्फोर्स नहीं कर सकता कोई कि भाई तुम इस राइट को छोड़ दो, ठीक है। कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता, और अगर कोई फोर्स करता भी है तो जाके पहुंच जाओ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाओ, अपना बताओ जी हमें ऐसे ऐसे बोल दिया इसने, इस बंदे ने ऐसे बोला, ठीक है। चलो भाई, इसमें ये भी है पॉवर्टी के बारे में लिखा है ना कि पॉवर्टी, तो उसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जिन लोगों ने बनाया है उसको उन्होंने कहा था कि गरीबी भी दूर करनी है, हमें धीरे धीरे क्या करना है, गरीबी को भी दूर करना है। फंडामेंटल राइट्स को तो रखना ही है सिक्योर, लेकिन गरीबी भी साथ साथ में दूर करनी है। तो जो डीपीएसपी मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। डीपीएसपी मीन्स कहा गया डायरेक्टिव
मैंने बता दिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, जो ये है तो डीपीएसपी के तहत वहाँ पे एक प्रोविजन है कि सरकार के लिए गाइडलाइंस है कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखकर कोई भी किसी भी तरह का इकोनॉमिक रिफॉर्म ला सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने पहले ही बताया था मनरेगा, मनरेगा में क्या है 100 दिन का रोजगार पक्का, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से गवर्नमेंट कर सकते हैं, तो पॉवर्टी को भी खत्म किया जा सकता है। चलो जी, हाँ जी, सेकुलरिज्म में क्या है, ये लास्ट है हमारा सेकुलरिज्म। इसमें क्या है, इसमें है जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जैसे बाहर कंट्री में जाएंगे, जैसे यूएसए की बात करें, किसी भी बात करें, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि वो लोग ईसाई धर्म के लोग होते हैं। जो वहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, ईसाई धर्म के होते हैं। तो क्या करते हैं, वो ईसाई धर्म को ही प्रमोट करते हैं, किसी और अन्य धर्म को, अन्य रिलीजन को प्रमोट नहीं करते। ये बात इसमें बताई गई है। देखो, a secular state is one in which the state does not difficult promote anyone religion as the state religion। कि कोई भी इंडिया के अंदर की अब हम बात कर रहे हैं कि कोई भी, अब जैसे हमारे राष्ट्रपति जी थे, कौन थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो क्या हुआ, उन्होंने क्या इस्लाम धर्म को प्रमोट किया, नहीं किया। मनमोहन सिंह जी थे, क्या उन्होंने अपने धर्म को प्रमोट किया, नहीं किया। प्रधानमंत्री जी है, क्या उन्होंने अपने धर्म को प्रमोट किया। कोई भी अपने धर्म को प्रमोट नहीं कर सकता। ठीक है, जनता कर सकती है, लेकिन जो लीडर होता है एज अ लीडर वो नहीं कर सकता, रिप्रेजेंटेटिव ऐसा कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट आते हैं, you now understand the way in which country's history often determines to kind of a constitution that a country adopt for itself। कि जो देखो अभी तक जो हमने जाना है कि अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन को इस हिसाब से बनाया गया हुआ है, वो अपने आप में इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट है, उसको इस तरह से बनाया गया हुआ है कि सब सारी संस्कृति के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले, अलग अलग लैंग्वेजेस को बोलने वाले, ये सब लोग क्या करते हैं, कंट्री में रह रहे हैं, और लेकिन क्या करें, सब के सब उसको फॉलो भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट द आइडियल्स मीन्स हमारे आदर्श। ठीक है, दैट वी वुड लाइक ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, जो सारे सिटीजन्स है कंट्री के, all citizens of the country to adhere to include the representatives that we elect to the rulers। जिनको हमने इलेक्ट किया है, कौन है वो, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। कौन है, रिप्रेजेंटेटिव। तो वो भी उन रूल को फॉलो करेंगे, और ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री, जो देश के सारे लोग हैं वो भी उस रूल को फॉलो करेंगे। कौन से रूल को, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिला है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें लिखी गई है समाज तो उसको फॉलो करेगा ही करेगा, साथ में जिनको हमने चुना है कि भाई वो हमारे ऊपर रूल करेंगे, उन रिप्रेजेंटेटिव को भी उसको मानना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो वो भी उसको इजीली फॉलो करते हैं, इतना अच्छा बनाया हुआ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड ओवर द इयर्स टू रिफ्लेक्ट न्यू कंसर्न ऑफ द पॉलिटी। तो इसमें क्या है, हम चाहते हैं कि हमारा कैसा कॉन्स्टिट्यूशन हो, किस तरह से हमारी सरकार चले, कैसा हो। ठीक है, तो इस सब के बारे में। Often a major change in the constitution means a change in the fundamental nature of the country। अब जैसे हमारे जो अभी बताए थे, जो फंडामेंटल कुछ राइट्स थे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कुछ चीजें मेंशन करी गई है, जो समय के साथ साथ अगर उसमें हम चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे वो बहुत ज्यादा, देखो इन्होंने कहा है चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री। वही चीज है कि जो हमारे मेकर्स थे, जो जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। उनके बिना यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता कि रिप्रेजेंटेटिव भी उसी रूल को फॉलो कर रहे हैं, मीन्स राजा भी उसी को ही फॉलो कर रहा है, जनता भी उसी को फॉलो कर रहा है। नहीं तो राजा तो भाई राजा होता है, वो तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकता है, कोई भी लॉ ला सकता है, और प्रजा को उसको मन नहीं पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे इतना अच्छा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, वी सो
दिस इन द केस ऑफ नेपाल, जब हमने नेपाल की बात देखी और नेपाल को पढ़ा तो उस टाइम पे हमें पता चला कि उन्हें क्या था, अडॉप्ट करना पड़ा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नया कॉन्स्टिट्यूशन उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ा, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा। किसके बाद? आफ्टर बिकम अ डेमोक्रेसी, जब वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन गए थे, राजतंत्र खत्म हो चुका था, लोकतंत्र आ चुका था, उस टाइम पे उनको क्या करना पड़ा? एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा। समझ में आया? अब मुझे ये बताओ कि हु इज द राइटर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रेम बिहारी नारायण प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कब बनाया गया, कब लिखा, कब पूरा हुआ था भाई लिख के? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को। ये सब क्वेश्चंस we must remember the questions also and the dates and the year, all of the things। तो इसी के साथ में हमारा ये वाला चैप्टर भी होता है खत्म। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर